हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सुबह सुबह भैया इसलिए तो आए हैं। चलो सुबह सुबह तो सही है, तो बाकी दिन भी कर लेते हो या नहीं? फिर स्कूल जा रहे, वहां पे भी यही कर रहे, बस उसके बाद नहीं कर रहे हम कुछ। फिर विकास सर के भी जा रहे, उसके बाद तो नहीं कर रहे होंगे कुछ। उसके बाद नहीं कर रहे भैया, बस इतने 3 टेक ले लिए हमने, और इससे तो क्या चाहिए। एक टेक सुबह ही सुबह हो गया, फिर एक दोपहर तक हो गया, फिर एक शाम में हो गया। आपके बच्चे की जान ही लोगे। अच्छा, तो जब थोड़ी बहुत कसर रहती है वो भी पूरी हो जाती है। चलो जी, लगे रहो बच्चों ऐसे ही। हाँ जी, कल हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ लिया था। आई थिंक मैंने इसके पॉजिटिव भी पढ़ा दिए थे ना, पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पढ़ाए थे? पढ़ा दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन मैंने जब भी शुरू किया था, जब मैंने इसके क्या पढ़ा दिए थे आपको, पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और किसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया था। उसका टेक्स्ट तो नहीं पढ़ाया था ना? टेक्स्ट भी पढ़ा दिया था उसका। उसके पॉजिटिव रह गए थे और कॉन्सिक्वेंसेस रह गए थे। ठीक है, चलो सारे बच्चे बताओ। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारे बच्चों को पता ही है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस मेरे को बता दो आप। हाँ, कि एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए किससे? एक सुपीरियर से। अगर, हाँ, अगर ये बोलता है किसी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बारे में बोलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो वो किसके बारे में बात करता है? वन सुपीरियर एंड वन प्लान। किसके लिए? फॉर द एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। ऐसी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, उनका एक ही तो हेड होना चाहिए और उस हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि पूरी टीम क्या हो जाने वाली है, कंफ्यूज हो जाने वाली है, और हमारी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिटी नहीं आएगी। और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड में जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अगर डायरेक्शन वायलेट हो जा रहा है तो वहां पे पूरी की पूरी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। ये बेसिक बेसिक क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, आ जाते हैं बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। और एग्जांपल लास्ट टाइम मैं पढ़ रहा था कि दोनों ही डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए? बोलो, दोनों ही डिवीजन के लिए क्या होने चाहिए? अलग अलग इंचार्ज होने चाहिए, और अलग अलग उनके प्लान होने चाहिए, और अलग अलग उनके रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि टू व्हीलर अलग है और फोर व्हीलर अलग है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इससे क्या अचीव हो जाएंगे? कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे। कॉमन जो मेरे है, जो सबके है, जो सबके है। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगेगा, तो अगर 3 प्लेयर फुटबॉल को आगे तक लेके आए हैं, तो आगे के लोग, जो आगे के अब जो प्लेयर्स है जिनकी जिम्मेदारी है उसको, वो उसको और आगे ले जाएंगे बॉल को, और गोल करने के लिए मतलब वो सारे के सारे एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन अगर ये वायलेट हो गया तो इसका उल्टा होगा। तुम यहाँ तक लेके आना चीजों को, आगे कुछ लोग बैठे हैं, आगे कुछ लोग खड़े हैं जो क्या करने वाले हैं, आपके एफर्ट्स को जाया करने वाले हैं। मतलब आपकी बॉल को यहाँ तक लाने में जो एफर्ट लगे ना, उन पे पानी फेरने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। बेसिक पॉइंट है, इससे क्या बनेगा? भाई जब सारे लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोऑर्डिनेशन तो हो गई। और अगर वायलेट हो जा रहा है, तो कुछ लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ है पूरी टीम के अंदर? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थोड़ी देर बाद जिसके जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम की वेस्टेज नहीं होगी।
काम दोबारा नहीं होगा तो रिसोर्सेज क्या होंगे हमारे, फुल्ली यूटिलाइज होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज, इससे कम आप रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो, तो एफिशिएंसी जो है हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों ये एक बात बताओ मेरे को, ये जो पॉजिटिव ये कॉन्सिक्वेंसेज है, इनमें आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्योंकि चीजें अदरवाइज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, है ना। और ये सारे पॉइंट्स कैसे चल रहे हैं, रिपीट चल रहे हैं बार बार। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊं ना कि एफिशिएंसी क्या होती है, या ऐसी जरूरत लगती है कि ये बताऊं कि बार बार एफिशिएंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, जब मैंने शुरू में समझाया था आपको, जब टाइम लगाया था, अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज की। कॉन्सिक्वेंसेज में भी कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होगा कि रिजल्ट क्या होगा ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल को आपने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, यानी कि अप्लाई नहीं किया, तो जो ऊपर लगाने से हो रहा था वो नहीं होगा बस अब। ग्रुप गोल्स कैन नॉट बी अचीव, ग्रुप गोल्स हमारे क्या नहीं हो सकते बच्चों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसकी कमी रहेगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या होने वाले हमारे, और अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बिना फालतू में कोई एक इंसान जो काम कर रहा था उसके जो एफर्ट्स है ना वो क्या हो जाने वाले हैं, वेस्ट हो जाने वाले हैं, अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो जाएगा काम। अभी तो बॉल को यहाँ तक लेके आए थे, थोड़ी देर बाद अल्टीमेटली जाना तो वही है बच्चों, और आना तो पड़ेगा जहां तक आए थे आप, चाहे किसी ने भी बिगाड़ा हो काम, लेकिन वहां तक तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना वहां है, तो एक काम दोबारा दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे जो मेन यहाँ पे है जो समझने वाली बात है वो ये है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फर्क है, तो देखो, इट मींस ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल, और वो जवाब देगा टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। डेफिनेशन ही लिख दी उसने, या प्रिंसिपल के बारे में बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए और जवाब देना चाहिए किसको, केवल एक ही सुपीरियर को। ठीक है, और बच्चों मतलब थोड़ा सा मुझे इस प्रिंसिपल में ना, जो इस प्रिंसिपल का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें एक चीज की कमी लगती है, ये कभी भी ये नहीं बोलता कि एट द सेम टाइम। अभी तक मैंने आपको पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कहीं पे ये नहीं लिखा है इस प्रिंसिपल में कि एट द सेम टाइम पे। भाई दो जो वो है सुपीरियर है, वो ऑर्डर दे तो सकते हैं किसको, एक सबऑर्डिनेट को, लेकिन अलग अलग टाइम पे, उसकी तो कोई मनाही नहीं है ना, अलग अलग टाइम पे तो क्या कर सकता है वो बंदा, काम कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे उसे क्या नहीं करना चाहिए, रिसीव नहीं करना चाहिए ऑर्डर दो लोगों से, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे करेगा तो काम परफॉर्म कर सकता है ना वो, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे तो काम परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे को इसमें लगता है कि इसमें कुछ वर्डिंग्स और ऐड ऑन होनी चाहिए थी, जो मैं यहाँ पे बोल के बताता हूँ आपको कि एक टाइम पे नहीं हो, मतलब बेसिकली ये प्रिंसिपल को बनाने का मोटिव क्या है कि अगला कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूज कब होगा, जब उसे दो ऑर्डर मिलेंगे और वो भी एक ही टाइम पे, अलग अलग टाइम पे मिलेंगे। अब देखो ना, मान लिया तुम बिजनेस भी पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो और अकाउंटेंसी भी पढ़ते हो, काम तो सारे ही करते हो, ऑर्डर वे भी देंगे तुम्हें, मान लिया मैं भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको, और आप बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो वो भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन एक टाइम पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखे हुए कि एक टाइम पे नहीं रिसीव करना चाहिए उसे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इसकी सेंस वही रही होगी, फ्यूल की भी मतलब इंटेंशन यही रही होगी बोलने की कि एक टाइम पे नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसे मानेंगे ऐसे ही कि अगला बंदा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि दो ऑर्डर उसे एक साथ ना जा रहे हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि फ्यूल की भी इंटेंशन यही रही होगी। अब ये तो नहीं बता सकता मैं पक्का पक्का कि फ्यूल ने इसी इंटेंशन से ये प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे वर्डिंग लिखी या नहीं लिखी उसने, लेकिन इंटेंशन यही रही होगी उसकी भी, क्योंकि मेन मोटिव देखो ना इसका, प्रिंसिपल का मेन मोटिव है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो बस ये तो चलो इसके बेसिक जनरल बात हो गई। इधर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, यहाँ पे भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग लिखा हुआ है,
और दोनों का मीनिंग लिखा हुआ है, तो वो क्या बन गया, डिफरेंस बन गया जब हमने आमने सॉरी आमने सामने लिख दिया। कह रहा है इट मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड, क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान, और उस हेड का एक ही प्लान होना चाहिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ऐसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज है तो उनके तो दो प्लान हो सकते हैं ना, उनके तो दो हेड हो सकते हैं ना, इसका मतलब यही तो है ना। इसने क्या बोला कि जिन एक्टिविटीज का मकसद सेम है उनका एक प्लान होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग हेड होने चाहिए और उनके अलग अलग ही क्या होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने तो क्या बोला है, प्रिंसिपल ने तो ये बोला है कि ऐसी एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनका एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। और वो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो इसको इनडायरेक्टली करके ऐसे तो दिया था क्योंकि दो डिवीजन है तो दो डिवीजन के अलग अलग क्या होने चाहिए, हेड और अलग अलग उनके प्लान। टू व्हीलर वाला प्लान बताओ काम कर जाएगा फोर व्हीलर में, बोलो। जो बंदे ने टू व्हीलर वाला प्लान बनाया है क्या वो फोर व्हीलर में वर्क कर जाएगा, क्या नहीं करेगा। टू व्हीलर में आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा और फोर व्हीलर में अलग मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि टू व्हीलर में तो जब आप प्लान बनाओगे, जब आप उसे डिजाइन करोगे टू व्हीलर को, उसके लिए जो आप भी रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे तो टू व्हीलर में तो हवा भी लगेगी, लेकिन आपको फोर व्हीलर में तो ऐसा भी करना है ना कि अगर बंदे ने सारी खिड़की वगैरह बंद की है और एसी चलाया तो बाहर की हवा ना आए अंदर। तो बताओ एक ही प्लान कहाँ काम कर जाएंगे टू व्हीलर में और फोर व्हीलर में। और अगर टू व्हीलर को तुम ऐसे डिजाइन करोगे कि हवा ही ना लगे तो भी गड़बड़ है। समझ आ रही है ना बच्चों बात, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टू व्हीलर एक अलग सेगमेंट है और फोर व्हीलर अलग सेगमेंट है, केवल ये बोल करके कि नहीं ये तो एक ट्रांसपोर्ट के मीडियम है और हम सारी एक्टिविटीज को एक ही जगह इकट्ठा कर ले, नहीं हो ही नहीं सकता। कभी भी देख लो तुम, कोई भी कंपनी ऐसी मिलेगी नहीं आपको कि जो टू व्हीलर, मतलब ऐसी तो मिल सकती है कंपनी जो टू व्हीलर में भी ऑपरेट करती है और फोर व्हीलर में भी ऑपरेट करती है, लेकिन उनके जो प्लांट होंगे ना वो कभी एक नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, टू व्हीलर का अलग और उनके हेड भी अलग अलग होंगे। और वो जो हेड जो जिस प्लान पे वर्क करते हैं वो प्लान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अदरवाइज कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, है ना। बहुत सारी जो यहाँ पे चीजें लिखी है वो तो हो गई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल लॉस के बारे में तो नहीं बताया ना, और वो यहाँ पे क्या भी होने वाला है, फाइनेंशियल लॉस भी होने वाला है उस कंपनी को अगर प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, ये काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों, जो डिफरेंस का सेकंड पॉइंट है काफी अच्छा पॉइंट है। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो किससे बचा के रखता है, डुअल सबऑर्डिनेशन से। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक बंदे को जो ऑर्डर मिलता है वो दो लोगों से मिलता है सेम टाइम पे, इसे बोलते हैं डुअल सबऑर्डिनेशन, यानी कि दो दो क्या हो रहे हैं, सबऑर्डिनेशन हो रहे हैं, दो बंदे एक की मिलकर के क्या बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं एक ही टाइम पे। समझ आई बात। अच्छा, लेकिन इधर क्या है, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये किससे बचा के रखता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, समझा सकते हो आप मेरे को, एग्जांपल तो दिया हुआ है मैंने आपको। बताओ। हाँ, उनके क्या भी होंगे, हाँ, एक ही मतलब एक ही एक्टिविटी में दो पीरियड हो जाए और दो प्लान हो जाए तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, मे बी कुछ काम ऐसे होंगे जो डबल डबल हो जाए, क्या हो जाए। और अगर फुटबॉल वाला एग्जांपल लूं तो मैं उसमें समझा सकते हो मेरे को कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही थी। हाँ, वे तो आगे लेके आए बॉल को, तीन प्लेयर, दो ने वापस से पीछे पहुंचा दिया, फिर वो तीन वापस से आगे लेके आ रहे हैं, तो वही काम दोबारा करना पड़ गया। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो ये किससे बचा लेगा हमें, इस काम, इस फालतू की जो टेंशन है ना, ये इससे बचा के रखेगा, यानी कि जो काम दोबारा दोबारा हो रहा है इससे बचा के रखेगा। तो ये लिखा है इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये किससे बचा के रखता है हमें, ओवरलैपिंग से, यानी कि चीजें रिपीट नहीं होती, जो चीज जितनी बार परफॉर्म होनी चाहिए वो उतनी बार परफॉर्म होगी। अगर एक बार जरूरत है उसकी तो एक ही बार होगी, अगर दो बार जरूरत है तो दो बार होगी,
ऐसा नहीं है कि जरूरत थी 2 बार और वो 4 बार परफॉर्म हो गई, तो उससे बचा के रखता है। क्योंकि अगर 2 प्लान होंगे या 2 हेड होंगे तो कोई चीज को 2 बार करने की जरूरत थी हमें, तो जब 2 हेड होंगे तो उनके 2 प्लान होंगे, वो 4 बार करा सकते हैं। 2 बार ये कराएगा, 2 बार वो कराएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये भी काफी अच्छा डिफरेंस है। सारे बच्चों को पता है कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वायलेट होता है या अप्लाई होता है, तो वह इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर अप्लाई होता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और अगर क्या हो रहा है, वायलेट हो जा रहा है, तो वही अफेक्ट होगा लेकिन नेगेटिव सेंस में, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो आर्ग्यूमेंट करेगा या आप वो एक्सक्यूज देगा। बेसिकली एक दूसरे सुपीरियर को क्या देगा, वो एक्सक्यूज देगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और टीम। इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो जाएगा या पूरी टीम अफेक्ट हो जाएगी। अगर कोई टीम के 2 बंदे आपने कैप्टन डिसाइड कर लिए तो टीम अफेक्ट होएगी, और तुमने सीईओ ही 2 बैठा दिए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज हो जाएगी। हम करे तो करे क्या, एम्प्लॉइज ऐसा बोलेंगे, जाए तो जाए क्या, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, बैंड हमारी बज रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड मेंटेन डिसिप्लिन। जो ये है यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या मेंटेन करता है, ये क्या इंप्रूव करता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द यूनिटी ऑफ एक्शन। इससे एक्शन में क्या आती है, यूनिटी आती है, जिससे अल्टीमेटली ये होता है, जिससे अल्टीमेटली ये होता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। और फिर क्या मेंटेन होता है, कोऑर्डिनेशन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। किसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे ये चीज सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो रही है और यहाँ पे ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी टीम में हो रही होगी। 4 डिफरेंस लिखी है। पहला तो डेफिनेशन ही लिखी हुई है कि एक ने ऑर्डर एक से रिसीव करना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। दूसरा, ये किससे बचा के रखता है, डुअल सबऑर्डिनेशन से, ये ओवरलैपिंग से। तीसरा, ये इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या पूरी टीम को अफेक्ट करता है। ये एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। करता तो ये भी है ना, लेकिन ये क्या करता है, पहले इससे यूनिटी आती है, किसमें, एक्शन में। पूरी टीम की बात कर रहे हैं ना, है ना। और देन फिर क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, डिसिप्लिन मेंटेन होगा और इवन कोऑर्डिनेशन बनेगा। ये मतलब जो चौथे वाला जो डिफरेंस है ना, उसे मैं इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों में आ जाएगा। ये तो बात की बात है। अगर आप मेरे को ना एक सबसे बड़ा चौथे वाले पॉइंट में सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस बताओ, तो जो मेन शब्दों में जो मैंने हाईलाइट किए ना, वो मैं मेन नहीं मानता हूँ वो डिफरेंस। इसमें एक ऐसा शब्द छिपा हुआ है जो वाकई में बताता है कि हाँ, ये इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो वो बता सकते हो आप मेरे को चौथे पॉइंट में केवल? वेरी गुड। ना, यूनिटी ऑफ एक्शन ना, यूनिटी ऑफ एक्शन तो इसमें भी हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ बोल रहे हो आप। क्या बोला दोनों ने आपने, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में नहीं लिखा, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में। और वो किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बस ये डिफरेंस है कि ये ही चीज ये तो लगती है किसमें, इंडिविजुअल लेवल पे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के लेवल पे, भाई जो भी दो आपस में डील कर रहे हैं बंदे। और वो चीज लगती है किसमें, हाँ, दोनों चीज लग सकती है दोनों में, या लग सकती है, क्या लगती ही है, लेकिन बस ये इंडिविजुअल लेवल पे और वो पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। ये मेन डिफरेंस है। समझ में आई बात बच्चों? क्योंकि वर्ड क्या लिखे हुए यहाँ पे, यूनिटी ऑफ एक्शन, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन। ये ऐसा कोई ना होगा कि इसमें लगेंगे उसमें नहीं लगेंगे, उसमें लगेंगे इसमें नहीं लगेंगे। ये तो मैनेजमेंट की जनरल टर्म्स है और हम प्रिंसिपल लगा ही इसलिए रहे हैं, तो ये तो सब में लगेगी, इधर भी और उधर भी। बस फर्क इसका है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। कोई शक? 4 डिफरेंस समझ में आई? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, बताना। हाँ जी, क्या बोलता है प्रिंसिपल?
जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो ओवरऑल कॉम्पनसेशन पे करता है, वो क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, केवल एम्प्लॉइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है ना। फ्योल ने एडवोकेसी की है, किसी एक की है या दोनों की, दोनों की है। हाँ जी, फ्योल ने एडवोकेसी की है किसी एक की या दोनों की, दोनों कौन, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। वो बोल रहा है कि जो ओवरऑल पे करते हैं, जो कॉम्पनसेशन देते हैं हम, वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। यानी कि उनका भी मिनिमम स्टैंडर्ड क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, उनका किनका मान भी, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्प्लॉइज। और एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो किसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी औकातें नहीं, हम दे नहीं सकते वो सैलरी, और लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं। और किस नाम पे डिमांड कर रहे हैं, कि फ्योल ने तो बोला है ना कि जस्ट एंड फेयर हो सैलरी। तो अगर कोई मैनेजमेंट में ठीक ठाक बंदा होगा, वो क्या बोलेगा, ए प्रिंसिपल ढंग से पढ़ गया ना बच्चे, ठीक है ना। जस्ट एंड फेयर केवल तुम्हारे लिए नहीं बोला, जस्ट एंड फेयर हमारे लिए भी बोला है, कि वो हमारी पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो पढ़ लिया था हमने। इसके ये भी पढ़ लेते क्या हमने, चलो देख लो, एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं। आप पढ़ो ये 4 बुलेट शुरू के, पांचवा और छठा मैं करा रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल और पांचवा बुलेट। यहाँ पे, हाँ, बोध के बाद पूरा पढ़ो। बोथ वर्ड दोनों के लिए यूज हुआ है, एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय कह रहा है कि आपने तो, या फ्योल ने तो ये बोला है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, तो भैया मैं तो लैम्बोर्गिनी से नीचे चलता नहीं हूँ। अबे भाई ओ, तो अपने घर रहना, रीजनेबल कौन पड़ेगा, ठीक है ना। फ्योल ने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बोला ही है, कि स्टैंडर्ड, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि तुम्हारा मेंटेन रहे। लेकिन उसके पहले एक वर्ड और लिखा था उसने, रीजनेबल हो वो। ऐसा कोई ना तुम हमारे घर में घुस जाओगे, ठीक है, जान ले लो हमारी। हाँ, वो बच्चा के बोल रहा है कि हमारा घर खाली कर दो, ऐसा नहीं होगा। फ्योल ने क्या बोला है, रीजनेबल स्टैंडर्ड बोला है, ठीक है ना। आगे पढ़ाऊं क्या, हाँ भैया कैसी बात कर रहे हो। इट विल एंश्योर अ हेल्दी एटमोसफियर। अगर यार पढ़ा दिया था ये भी, चलो तो आप पढ़ लो फिर इसे, एग्जाम्पल नहीं कराया था, चलो कोई बात नहीं यार। सुनो भाई केशव, इट विल एंश्योर अ हेल्दी एटमोसफियर। जब लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो एक माहौल जो बनेगा ना, वो अच्छा माहौल बनेगा, हेल्दी माहौल बनेगा, और अच्छे रिलेशंस होंगे किसके बीच में, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में। अरे भाई हमारी कंपनी हमारा बहुत ख्याल रखती है यार, ठीक है ना, बहुत ख्याल रखती है, कहने की जरूरत ही नहीं होती हमें। अगर बनता है ना कोई कि हाँ भाई हमारे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो हमें जो हाइक मिलती है ना इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो ऑटोमेटिक, कहने की जरूरत नहीं है कि सर हमें इस बार हमें 30% हमारी सैलरी में हाइक चाहिए या 50% चाहिए। हमारी कंपनी खुद ही ख्याल रखती है। तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, हाँ बोलो, वायलेट हो रहा है, नहीं ना, क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो भी नींद में है। तो बोलना ऐसे बोलना, अप्लाई हो रहा है, वायलेट हो रहा है। और वायलेट कब होगा, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज एचआर के चक्कर लगाते लगाते थक गए भाई साहब। जिंदगी में सब ग्रोथ कर रहे हैं, बस हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। हमारी मतलब हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है।
आप प्लीज हमारा ख्याल रखो। हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, ठीक है ना। अब जब भी वो एचआर उनके सामने से जाता है तो उसको शक की निगाहों से देखते हैं, ठीक है ना, वैसा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी हैज अर्न हायर प्रॉफिट, अगर एक कंपनी ने क्या की है, हायर प्रॉफिट अर्न किए, देन इट मस्ट शेयर सम ऑफ इट्स पार्ट विद द एम्प्लॉइज। तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, आप उस प्रॉफिट का एक कुछ पार्ट किसके साथ शेयर करना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, किसकी फॉर्म में, बोनस की फॉर्म, विच वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग टू देम। क्योंकि बेटा अगर तुम प्रॉफिट उनके साथ क्या करोगे, शेयर करोगे ना, तो इसे ना, इससे उनको फीलिंग ये आएगी कि यार प्रॉफिट हमारे साथ शेयर हो रहा है, तो अभी वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए काम करेंगे। वो किसको इंक्रीज करने के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट को, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली ये पता है कि ये प्रॉफिट किसके साथ शेयर होता है, हमारे साथ। तो हम वो रूट कॉज पे काम करें ना, वो प्रॉफिट को ही बढ़ाएंगे। और अगर तुम शेयर नहीं करते प्रॉफिट, थोड़ा भी प्रॉफिट शेयर नहीं करते अपने एम्प्लॉयज के साथ किसी भी फॉर्म में, क्या बोलेंगे, अरे तो कंपनी वालों का है प्रॉफिट, हम तो भाई यहाँ पे नौकर है। अगर प्रॉफिट शेयर करते हो तो एम्प्लॉयज को वो फील होता ही नहीं कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, उसे ओनरशिप वाली फीलिंग होती है, भाई मालिक हूँ मैं आपका, क्या हूँ, मालिक, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, प्रॉफिट को बढ़ाने की। क्योंकि वो अपने अपने आप से, अपने इंटरनली अपने आप को क्या सोच रहा है, वो मालिक सोच रहा है, क्योंकि वो फीलिंग ही वैसी आ रही है। लेकिन अगर तुम प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे, थोड़ा भी प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे, तो उसे हमेशा यही चीज कंफर्म रहेगी कि अरे भाई मैं तो जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, काम करता हूँ। कभी ओनरशिप वाली फीलिंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनी तुम उनके नाम कर दो, केवल फील ही तो कराना है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने शेयर उनके नाम ट्रांसफर कर दो अपने एम्प्लॉइज के, ठीक है ना, उन्हें फील कराना है, उनकी टेक केयर करनी है, क्या करनी है, टेक केयर करनी है, वो तो उतने में खुश हो जाएंगे यार, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है तुम्हें अपने एम्प्लॉइज का, ठीक है। इसके पॉजिटिव क्या होंगे, हाँ जी बिल्कुल, इसके पॉजिटिव क्या होंगे बच्चों, एम्प्लॉइज का जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या होएगा, इंप्रूव होएगा। क्यों होएगा मोटिवेशन लेवल इंप्रूव, जब उन्हें जस्ट एंड फेयर क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। नेक्स्ट, कोर्डियल रिलेशन, देखो कितना फैंसी वर्ड लिखा है, कोर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, मतलब कैसे रिलेशन होंगे, हाँ अच्छे रिलेशन होंगे, उसको ही बोल रहा है कोर्डियल रिलेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन होगा एक टाइप से, ठीक है ना। जो हमारे रिलेशन होंगे, मतलब एक दूसरा इंसान यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर आपस में एक दूसरे को शक की निगाहों से नहीं देख रहे होंगे, या उनको जब भी आता है कि खून निखोल जाता होगा उनका, जब भी देखते हैं अरे देखो सर आए हैं, ठीक है ना, हमारा ये वाले सर बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा, ठीक है। हाँ जी, क्या, इन सर से हम बड़े मजे लेते हैं, मतलब, अच्छा तुम्हारे स्कूल की बात है, भाई तुम्हारे स्कूल की बात तुम जानो, अब मुझे क्या पता। कोर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, अच्छे रिलेशन होंगे किसके बीच में, नेक्स्ट बच्चों ये देखो, कमिट इम्प्रूवमेंट इन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉइज फुल कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें हार्ट एंड सोल डाल देंगे नहीं डाल देंगे, ठीक है ना। और अगर तुम उन्हें सैलरी नहीं दोगे, अरे जान दे कौन सा मैं यहाँ का मालिक हूँ, कौन सा मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, और उल्टा नुकसान करेंगे। कोई और अगर कर भी रहा होगा ना, उसे तो उसे तो उकसाएंगे, और अपने आप भी उसमें क्या करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मान लिया जैसे ये एग्जांपल बता रहा है क्रंच कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आग लग रही होगी, तो ये बचाने की कोशिश करेगा, नहीं लगने दे, मेरा क्या जा रहा है, मेरे बाप का पैसा जा रहा है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट इन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा तो लोगों का कमिटमेंट लेवल जो है ना वो बढ़ेगा, जो कमिट कर दिया ना तो आपके एम्प्लॉइज वो करके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी रिड्यूस, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है बच्चों उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर, ध्यान से सुनो। एक तो आपने अकाउंट्स में सुना होगा टर्नओवर, अकाउंट्स में क्या सुना होगा, टर्नओवर,
वो क्या होता है? टर्नओवर माने बेसिकली अगर मैं सिंपली बात करूं तो सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स। सिंपली कह रहा हूं, वैसे तो टर्नओवर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, लेकिन सिंपली से सेल्स मान के चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज का आना और जाना, ये होता है टर्नओवर। हाँ। अच्छा, अगर ये आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होंगे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाएगा। जो एक इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए ना, वो आपके यहाँ पे एटलीस्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करके जाएगा। और जितना ज्यादा वो आपके यहाँ पे रुकेगा, वो आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसकी भी ग्रोथ होगी और हमारी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि उसे हमारे सारे राज पता, हमारे सारे सीक्रेट पता, हमारी सारी वर्किंग स्टाइल पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है। और वो क्योंकि प्रिंसिपल क्या भी लग रहा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क भी लग रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा से जो काम हम उसे देते हैं वो वही बार बार परफॉर्म करता है, तो उसे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। कोई नया बंदा आएगा, बोलो ना, उसे तो सिखाना पड़ेगा तुम्हें। अरे वो 20 साल वाले की बराबरी कोई ना कर सकता है। आज मार्केट में कोई एक नया बंदा आया और एक बंदा ऑलरेडी क्या कर रहा है, 10 सालों से 20 सालों से काम कर रहा है, तो वो उसकी बराबरी कैसे कर लेगा एकदम से? उसे मार्केट को समझने में या ऑर्गेनाइजेशन को समझने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। तो एक नया एम्प्लॉई उसके माफिक नहीं हो सकता, किसके? पुराने वाले के। तो अगर एम्प्लॉय रुकेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा बच्चों? ये आपके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि अगर सही एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रुका और गलत एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में चिपक के बैठ गया, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, गलत, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाली है? फेलियर मिलने वाली है, क्योंकि सही तो रुका नहीं और गलत निकला नहीं। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हो? अच्छी सैलरी दे रहे हो। और जब तुम उसे अच्छी सैलरी दे रहे होंगे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड एक रीजनेबली मेंटेन हो रहा होगा, तो वो काम भी अच्छे से करेगा। और नहीं करेगा तो फिर आप उसे ही निकाल दोगे ना। जो गलत होगा तो फिर तो आप उसे निकाल ही दोगे, और जो अच्छा होगा उसकी तुम टेक केयर कर रहे हो, वो रुक के रहेगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक तो आप रन करा सकते हो स्मूथली, और दूसरा फाइनेंशियली भी ग्रो करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? देयर विल बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसकी कमी होगी? अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है ना। अब सेल्स वाला मार्केटिंग वाले के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है। क्यों ही नहीं कर रहा है? या दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, या तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, दूसरा पहले को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। क्यों? अबे अब जैसे ना सेल्स वाला है, सेल्स वाला क्या है, भाई साहब हमें क्या करनी है, इस बार जबरदस्त सेल करनी है, एटलीस्ट हमें इस महीने में अपनी सेल्स को 10% से ग्रो करना है। तो तू एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन है ना वो रन कर। कहाँ है दिमाग पे इतना लोड ले रहा है? दो चार नस पड़ जाएगी तेरी, ठीक है ना। कितने पैसे मिल रहे तेरे को? अरे भाई पैसे तो कुछ नहीं मिल रहे, तो बस कहाँ इतना लोड ले रहा है दिमाग पे? रहने देना, अपने आप भी टेंशन फ्री रहे और हमें भी टेंशन फ्री रख। 10% सेल बढ़ानी है, हाय चल के 10% सेल बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन अगर इनको अच्छी सैलरी मिल रही होती, भाई 10% ही बढ़ाएगा केवल। मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि 20% तक बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये किसका किसका नतीजा है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होगा? बिगड़ जाएगा अगर नहीं लगेगा ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशन। रिलेशन कैसे होंगे? अनहेल्दी होंगे, कोर्डियल होंगे, अनहेल्दी होंगे, ठीक है ना, बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। तो भैया घर ही रहो, पानी भर रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, हो गई बात, चलो आगे। क्या? हाँ, वो धीरे धीरे बादल भी आ रहा होगा ना इधर। चलो, देर विल बी लैक ऑफ एफिशिएंसी। किसकी कमी रहेगी बच्चों? एफिशिएंसी की कमी रहेगी। क्यों रहेगी एफिशिएंसी की कमी? अभी तो बताया। अरे कहाँ लोड ले रहा भाई दिमाग पे? ये छोटी सी मशीन है, इतना लोड नहीं लेना होता इसके ऊपर, ठीक है ना। तेरी पर्सनल लाइफ भी है, इसे रेस्ट भी दे। तेरी पर्सनल लाइफ भी है, और भी बाकी चीजें देखनी है। केवल ऐसे नहीं कि सेल ही बढ़ानी है 10% से।
लेकिन अगर इनको अच्छी सैलरी मिल रही होती, ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता, क्या इसके शब्द यही होते? हाँ, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना। हाँ जी, तो शब्द चेंज हो जाते। डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉइज कैन फील डिमोटिवेटेड। यार 10 साल से हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आज तक मेरी ग्रोथ, बस अब इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ ना तो ये रो पड़ेगा ये बंदा। ठीक है ना भाई, 30,000 रुपये सैलरी मिलती थी और जिंदगी में 32,400 मिलती है, 10 साल तक काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, 10 साल पहले 30,000 पे लगा था और आजकल कितनी मिल रही है? 32,400 मिल रही है। ठीक है ना, CAGR निकाल लेना साल की। हाँ जी, तो आगे बोल रहा है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। जब इसके साथ ऐसा फील हो, मतलब ये ऐसा फील करेगा अपने आप को और ये हादसा हो जाएगा कि 10 सालों में 30 साल से कितनी हुई है? 32,400। तो दूसरा भी इसको पिन चुभोएगा, भाई दूसरी देख ले कोई, इससे बात बनने वाली यानी इस कंपनी से बात नहीं बनने वाली है, अभी दूसरी कंपनी देख ले। हाँ है, वो हाँ वो भी पिन चुभोएगा। ठीक है ना, अब अब यहाँ पे ना जो माहौल बनेगा वो कैसा बनेगा? एक दूसरे एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेट करेंगे या इनफॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेट करेंगे। अबे छोड़ भाई, इस कंपनी को कुछ नहीं रखा है इसमें, कोई स्कोप नहीं है इसमें, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा देख तेरी, एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जिसके साथ ये पहले से, उसे तो पहले ही पता चल गया था कि ऐसे हो रहा है, उसने तो 5 साल पहले ही छोड़ दी थी। और देख तेरी तो 30,000 से कितनी हुई है? 32,400 हुई है। उसने जब भी ज्वाइन किया था, जब तूने ज्वाइन किया था, तू भी जानता होगा उसे, उसने लेकिन 5 साल पहले छोड़ दिया था। आजकल वो दूसरी MNC में काम कर रहा है। उससे बात कर रहा हूँ तेरी, अभी कॉल लगाता हूँ। हाँ भाई पैकेज कितना है? कह रहा भाई 1 CR है। वो कह रहा है यहाँ तो 5 लाख भी पूरे नहीं हो रहे, 4 लाख भी पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, कह रहे भाई तूने ऐसा क्या कर लिया? अरे भाई जिस कंपनी में हूं ना मैं, वो एम्प्लॉइज की बड़ी टेक केयर करती है। कह रहे यार मेरा तो रीजनेबल भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा, तू तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है कुछ। तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल, तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन कम, आपका ऑर्गेनाइजेशन कम, सुनो भाई, आपका ऑर्गेनाइजेशन कम लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं। अच्छा एक बात तो और बताओ आप मेरे को, जब आप लोगों को हायर करते होंगे तो आंख बंद करके मुंह उठा के तो हायर कर नहीं लेते होंगे उन्हें, बराबर से एक प्रोसेस लगाते होंगे ना, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय तो हायर करते होंगे आप। फिर उनको अपने मतलब आप क्या भी करते होंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते होंगे। मान लिया वो बंदा होशियार है, लेकिन हम तो अलग तरीके से काम करते हैं ना, तो उसे उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा। तुमने 6 महीने तो उसको ट्रेन किया, ठीक है ना, इतने में उसे एहसास हो गया कि यहाँ पे मेरा कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का नुकसान क्या होगा? कंपनी का नुकसान क्या होगा? जो ट्रेनिंग में खर्चा आया है ना, और जो बाकी उसको हायर करने में जो खर्चा आया था वो भी नुकसान होगा, और हम अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे? हम तो खेल में लगे रहेंगे, किसके? एम्प्लॉइज आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को हम मना रहे हैं और कोई छोड़ के भाग रहा है, कोई नया आ रहा है। अल्टीमेटली हुआ ये, मतलब होगा ये, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि बच्चों जब हमारे एम्प्लॉइज ही खुश नहीं है तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे क्या? फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि हमें, हमारे को क्या करने होते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने होते हैं। क्या पूरे करने होते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो लेबर टर्नओवर यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये आज करना है? हाँ जी, आज नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इसमें इतने रखते हैं, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगी। पहले इनको डाइजेस्ट कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ जी।